नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नई जीएस की एक प्रैक्टिस सेट में फिर से स्वागत है। और ये क्लास दोस्तों 18वें नंबर की क्लास होने वाली है। और जैसा कि ये 18वां नंबर है तो इससे पहले हम 17 क्लासेस कर चुके हैं। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट में पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वाली सभी 17 क्लासेस को कर लें पहले। दोस्तों हमने जो पहला ये क्लास से स्टार्ट किया था उसमें दोस्तों लेवल बहुत कम था। अब तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर इसमें हम सीजीएल तक के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्टिंग की थी। ये एसएससी के आप सभी प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए सीरीज को ले सकते हैं। आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, सीजीएल की कर सीएचएसएल की, सीपीओ की, सीजीएल की, किसी की भी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की भी कर रहे हैं अगर तो भी ले सकते हैं, और दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं सीरीज को। चलिए सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को आज की। और उससे पहले यदि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार इस प्रैक्टिस साइड में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे क्लास को बढ़ा लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता और नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण एवं प्रावधान शामिल हैं? इसकी बात कर रहे हैं कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 16 की बात हो रही है इससे। सीएचएसएल का 2023 का प्रश्न है। थोड़ा सा इसकी डिटेल्स की बात करेंगे आगे। जो लोग दोस्तों हमारे चैनल इस प्रैक्टिस सेट में रेगुलर हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरह से क्लासेस को लेकर आते हैं। और अनुच्छेद 16 की बात हो रही है इसमें। अनुच्छेद 16 के बारे में बात करें तो लोक नियोजन के अवसर की समानता मिलती है इसमें। 16 के 1 की बात हो रही है इसमें दोस्तों। कुछ सब सेक्शंस भी हैं जैसे 16 अनुच्छेद उसमें कुछ उसके अंदर की बात करते हैं किस तरह से है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें दोस्तों ये कहा गया है, लेकिन इसी का दोस्तों विपरीत भी है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अनुच्छेद 16(1) केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, पदच्युति वेतन और अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सभी में लागू होता है। वहीं 16(2) की बात कर लें अगर तो कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान, उद्भव, वंश क्रम की बात कर रही है, इसमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद पर संदर्भ के लिए अपात्र नहीं होगा। अर्थात यदि वो किसी पिछड़ी जाति से आता है या फिर किसी उच्च जाति से आता है तो भी उसे कोई भेदभाव का सामना देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आते हैं 3 नंबर पर, जो कि इसका मेरे हिसाब से जस्ट उल्टा है। इसके बारे में बात करें तो 16(3) की बात हो रही तो संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के निवास संबंधी शर्तों को लागू कर सकता है। यदि कोई पिछड़े वर्ग से आता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है। तो ये दोस्तों हुआ कि नहीं अपवाद। 16(2) का अपवाद है ये। और 4 की बात करें तो ये भी दोस्तों एक अपवाद ही है। हालांकि 4 की बात करें तो राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। ये अनुच्छेद 16(1) और 2 का अपवाद है दोस्तों, ये दोनों का ही अपवाद है। पेन भी सही काम नहीं कर रहा है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो शर्तें हैं दोस्तों, वह वर्ग पिछड़ा होता है, वह वर्ग पिछड़ा हुआ अर्थात वह शर्तें जो जिसको ये लागू करने की शर्तें हैं वह यदि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ तो उस पर लागू की जा सकती है। और यदि वर्ग को राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्राप्ति निधि नहीं है, अर्थात उनके पास सभी राज्य की सरकार या सभी सेवाओं का नहीं पहुंच पाती है उन तक, तो उनके लिए ये लागू किया जा सकता है। 16(5) की बात करें, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी अधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान करती है। 6 की बात कर लें तो राज्य को राज्य की नौकरियों में नियुक्ति से पहले ही आरक्षित वर्गों को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी दोस्तों इसलिए। और आप जानते होंगे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियोस कम बना पा रहा हूँ फिलहाल। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जल्दी हो तो माइंड मत कीजिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में है?
अर्थात उस अनुच्छेद को बताना है जो लोक नियोजन सेवाओं के संबंधित है। और इसका सीधा सा उत्तर है अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें, इसमें और भी अनुच्छेदों की बात की गई है। अनुच्छेद 16 के बारे में हमने बात कर ली, लोक नियोजन सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात हो रही है तो अस्पृश्यता का अंत है इसमें। अनुच्छेद 18 की बात हो रही तो उपाधियों का अंत है इसमें। अनुच्छेद 15 की बात हो रही तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भेदभाव का सामना देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसी का उल्टा है, जो हमने पढ़ा था 16(4) में, 16(3) में भी पढ़ा था, 16(4) में भी पढ़ा था। प्रश्न नंबर 3 की बात हो रही है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन जो सेवाएं मामले को ना, अर्थात दोस्तों नियोजन की जो सेवाएं हैं उसी की बात हो रही है दोबारा। तो ये भी दोस्तों अनुच्छेद 16 का है, 16 ही है इसका उत्तर। थोड़ा सा अब इसमें दोस्तों कुछ नया है क्या? नहीं, इसमें 18 में उपाधियों का अंत है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं मिलेगा, 15 में है। ये सभी हम पढ़ चुके हैं। ये भी दोस्तों अभी अभी पढ़ के आए हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात हो रही है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के लिए अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। अर्थात जो आरक्षण दिया जाता है वो दोस्तों समानता के अधिकार को नहीं छीनता है। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अभी अभी हमने बोला था 16(4) की बात हो रही है। इसमें देखें तो इसमें दोस्तों 21 है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है इस सेशन में। अनुच्छेद 21 की बात है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है इसका अधिकार दोस्तों 21 में दिया गया है। बाकी हमने 14 में विधि के समक्ष समानता, ये दोस्तों 14 में पढ़ लिया है, 15 में भी पढ़ लिया है। यदि आपने देखा नहीं है तो लास्ट क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि हमने विस्तार में हर एक में बात की है, इसमें भी विस्तार में ही बात करेंगे। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 5 की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द किए जाते हैं? अर्थात 17 की बात हो रही, 17 में क्या बताया जाता है? माफ कीजिएगा, इसके नीचे तो आंसर ही लिखा है, यदि आपने देख नहीं पाया तो देख लीजिए। अस्पष्टता का अंत की बात हुई है 17 में, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले ही, 17 को हमने पढ़ लिया है पूरी तरह से। 35 की बात हो रही है तो संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है। 35 के तहत विधि बनाने का अधिकार है। अब ये है कौटिल्य की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 6 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौर्य प्रकाशन में जो घुड़सवार हुआ करते थे, घुड़सवार सेना के जो अध्यक्ष थे, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर की बात करें तो, और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे CGL का प्रश्न है, CGL 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये। दोस्तों घोड़े को संस्कृत भाषा में अश्व कहा जाता है, तो इसमें एक ही है अश्वाध्यक्ष यानी अश्व का अध्यक्ष, तो आप इसे कह सकते हैं। और कुछ उपाधियां हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। विविताध्यक्ष की बात करें तो ये चारागाह का अध्यक्ष है, और अश्वाध्यक्ष अभी हमने पढ़ाई है। पुण्याध्यक्ष की बात करें तो वाणिज्य का अध्यक्ष है, और पत्तानाध्यक्ष की बात करें तो ये बंदरगाहों का अध्यक्ष है। लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो टकसाल का अध्यक्ष इसे कहा जाता है, और टकसाल आप जानते होंगे जो सिक्के वगैरह बनते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, मौर्यकालीन पुस्तक की बात हो रही है अर्थशास्त्र। इसका नाम दोस्तों आपने सभी ने सुना होगा। इसकी रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भानुगुप्त ने, बिंदुसार ने। और इसमें भी आप टैग देख पा रहे होंगे, CGL का प्रश्न है ये। आज थोड़ी सी दोस्तों आवाज़ें एक्स्ट्रा आ रही होंगी, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं थोड़ा सा छत पर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, घर में भीड़ भी है और मेरा तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है इसलिए। और यदि इसकी बात करें उत्तर की तो विष्णुगुप्त इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर हम ए की बात कर रहे हैं, और CGL का प्रश्न है, ये आपने देख ही लिया होगा। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं, यानी कौटिल्य को ही कहा जाता था चाणक्य या विष्णुगुप्त।
कौटिल्य द्वारा रचित की बात करें तो अर्थशास्त्र इनकी रचित पुस्तक है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में हमें राजनीति की जानकारी मिलती है। इसमें राजा के कर्तव्यों, विस्तृत व कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 8, मौर्य साम्राज्य की नींव की बात करें। मौर्य साम्राज्य की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, अशोक। CGL 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है ये भी। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है कि जिसको नहीं पता है तो उसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। थोड़ी सी डिटेल्स की बात कर लें तो आप सभी जो लोग नए आए हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने हैं वो जानते होंगे कि हमारे जो की पॉइंट्स हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो बात करते हैं इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त या चाणक्य का या कौटिल्य की सहायता के, माफ कीजिएगा ये क्या, मौर्य वंश की स्थापना की थी इन सभी की सहायता से। और चंद्रगुप्त मौर्य की अंतिम नंद वंशी शासक धनानंद थे, जो पराजित हुए थे 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अर्थात माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद वंशीय शासक, अच्छा माफ कीजिएगा, इसमें ये कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम नंद वंश के जो अंतिम शासक थे उनको पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। उनका कहने का अर्थ ये है, इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर धनानंद का शासन था। सिकंदर, माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व में। थोड़ी सी और ये कुछ की पॉइंट्स हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व में, हमने पढ़ लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग किए। श्रवण बेलगोला आप जानते होंगे क्या है, स्थान का नाम है श्रवण बेलगोला, माफ कीजिएगा। बिंदुसार की बात हो रही है तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रांतों व उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नीचे दोस्तों प्रांत दिया है और उसकी राजधानी दी है। तो कुछ 3 जो ऑप्शन है इसमें सही है लेकिन एक गलत है। तो उत्तरापथ की बात करें तो तक्षशिला सही है। अवंती राष्ट्र की बात करें तो उज्जैनी सही है। दक्षिणापथ की बात करें तो सुवर्णागिरी सही है। लेकिन दोस्तों यदि दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी है तो कलिंग की कैसे हो सकती है। कलिंग की राजधानी की बात करें तो कलिंग की राजधानी है तोसली। कलिंग की राजधानी का नाम है तोसली। यदि आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे हम लेकर भी आए हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की राजधानियां निम्न है। यदि उत्तरापथ की बात करें तो तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र की बात करें तो उज्जैनी है। कलिंग की बात करें तो तोसली है। दक्षिणापथ की बात करें तो स्वर्णगिरी है। प्राची की बात करें तो पाटलिपुत्र है। माफ कीजिएगा, आज पेन भी सही काम नहीं कर रहा है। चलिए, कौटिल्य किस वंश के प्रधानमंत्री थे, किस शासक के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, माफ कीजिएगा, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, मैं थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज हो गया था। अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। इसका उत्तर मेरे हिसाब से सभी को पता होगा, तो नहीं पता है तो हम हैं, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है इसका। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसकी दोस्तों की पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो कौटिल्य की बात हो रही है। कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र संबंधी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। प्रश्न नंबर 11, भारत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। ये भी कोई प्रश्न हुआ दोस्तों, और CHSL में आए हुए प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ।
या कोई सोचे कि आप में से कोई भी सोच सकता है कि मैं अपनी तरफ से लाया हूँ। तो इसकी बात करें, CHSL का प्रश्न है ये, समुद्र में ज्वार-भाटा उत्पन्न करना, पृथ्वी पर जीवन के लिए एक ऊर्जा स्रोत प्रदान करना, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, पृथ्वी की जलवायु पर नियंत्रण करना। चुंबकीय क्षेत्र का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, ये इसका कार्य है। मौसम खराब हो रहा है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे क्लास को। इसके उत्तर की बात कर लें तो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक भाग से लेकर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, और यह चुंबकीय क्षेत्र सौर पत्तों माफ कीजिए सौर पवनों और ब्रह्मांडीय विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सीधी सी बात है, हम किस शहर की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे। एक ही शहर है दोस्तों, चेन्नई की बात हो रही है, डेट्रॉइट कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के अधिकांश ऑटो पार्ट्स और मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही चेन्नई में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे फोर्ड, BMW, हुंडई आदि के उत्पादन इकाइयां भी स्थित हैं। इसलिए चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 की बात हो रही है तो अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसंरक्षण जो ITCZ है, इसे क्या कहा जाता है? इसके उत्तर की बात कर लें सीधा, ज़्यादा कंफ्यूज ना होंगे तो इसकी सी उत्तर इसका सही है। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा मौसम भी खराब है और मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लास ले भी पाऊंगा मैं। विषुवत एक स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इसको दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक और क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा। आज प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? इसका आंसर मेरे हिसाब से तो सभी को पता होगा। ज़्यादातर लोग, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश के या भारत के ज़्यादातर लोग ग्रामीण से संबंधित हैं, तो उन्हें पता होगा कि जो खरीफ की फसल है वो कपास होती है। और ये कुछ इसके बारे में की पॉइंट्स हैं, आप अपने वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, तो लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है? और ये CHSL का प्रश्न है, तापी नदी, भवानी, पलार, ब्यास। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी की बात हो रही है। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है इकोनॉमिक्स। ये कुछ तापी नदी से संबंधित की पॉइंट्स हैं, आप इन्हें वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ा जल्दी क्लास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आज पूरी क्लास ले ही पाऊंगा मैं। प्रश्न नंबर 16, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है भारत सरकार का हिस्सा डैश है, अर्थात एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितने प्रतिशत होता है? इसका उत्तर है 50%। और थोड़ा सा इसकी बात कर ले तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में प्रथमा बैंक के नाम से हुआ था। प्रश्न नंबर 17, कौन सा बैंक भारत का पहला विकास बैंक था? ये SSC CGL का प्रश्न है। और इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर है बी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये पहला बैंक और CGL का प्रश्न है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हम डिटेल में ही बात कर रहे हैं। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। विकास बैंक की स्थापना प्राथमिक लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन वित्तीय मांगों पूरा करने की मदद करता है। एयरपोर्ट्स में पोर्ट बैंकों की स्थापना 1982 में हुई। ज़्यादा ही मौसम खराब हो रहा है दोस्तों, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। 18 प्रश्न की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति डैश वर्ष की अवधि के लिए की जाती है? इसका उत्तर है
4 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है और ये सीजीएल का प्रश्न है, इसे हल्के में मत लेना, माफ़ कीजिएगा। इसे हल्के में लेने वाले थोड़े से मेरे हिसाब से ज़्यादा ही पढ़ने वाले होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति आप जानते होंगे, हमने अभी प्रश्न में बात कर ली है। भारत सरकार 4 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्ति करती है, निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। इनका 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 19, किस समिति की सिफारिश पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है? केलकर समिति, टंडन समिति, नरसिम्हन समिति, ली आयोग। बात हो रही है नरसिम्हन समिति की, बात हो रही है। सीजीएल का प्रश्न है ये भी। इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर प्रश्न हम सीजीएल के ही लेकर आते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो इसकी भी डिटेल में बात कर लें तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुई थी और वो आज तक चली आ रही है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बैंकों को आर्थिक मुख्य धारा में शामिल करना होता है। केलकर समिति की बात करें तो आधारभूत संरचना में विकास तथा पीपीपी मंडल है। टंडन समिति की बात करें तो वाणिज्यिक, माफ कीजिएगा थोड़ा बारिश तेज हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। केलकर समिति की बात करें तो आधारभूत संरचना के विकास का पीपीपी मॉडल इन्होंने ही किया था। टंडन समिति की बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों का जो दिशा निर्देश है देने के लिए इन्हें जाना जाता है, टंडन समिति को। ली आयोग की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु ली आयोग को जाना जाता है। और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय की बात करें तो डैश द्वारा लिए जाते हैं? समूह के सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संगठन, बैंक या सरकार द्वारा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, समूह के सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं और ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है। इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें तो स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी जो निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह की बात हो रही है, स्टाफ हेल्प ग्रुप इसके इंग्लिश में कहते हैं। सामान्य आय वर्ग के लोगों का एक समूह होता है। समूह कम से कम 6 माह के सक्रिय रूप से संचालित होना अनिवार्य है। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा बचा है जो आपको नहीं समझ आया होगा। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएंगे और वीडियो को लाइक करके भी जाएंगे, क्योंकि इस कंटेंट को लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है और काफ़ी दिन भी लगते हैं कंटेंट को ढूंढने में। की पॉइंट्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आप सभी से फिर से विदा लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी से एक और नई क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाइएगा। और चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।